अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। नाम क्या रखा आपने चैप्टर 6 का? एम्प्लॉय बिहेवियर। एम्प्लॉय बिहेवियर, कुछ लोगों के बिहेवियर अच्छे होते हैं, कुछ के बुरे होते हैं, और लोग बिहेव करते हैं टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, टूवर्ड सम पीपल ड्यू टू देयर परसेप्शन। मीन जैसी आपकी परसेप्शन होती है वैसे ही आप क्या करते हो, चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ बिहेव करते हो। तो ये परसेप्शन होती क्या? परसेप्शन क्या होती है? मीनिंग। परसेप्शन क्या है? मीनिंग टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपके दिमाग में जो मीनिंग है उसे हम क्या नाम देंगे? परसेप्शन का। जब कहता है परसेप्शन है क्या? परसेप्शन एक प्रोसेस है। परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज का? ऑफ गिविंग मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, दुनिया में क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग देने का जो प्रोसेस है उसे क्या नाम दिया जाता है? परसेप्शन का। सो परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। मीन हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, दुनिया में क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको मीनिंग देने का जो प्रोसेस है उसे क्या नाम देंगे हम? परसेप्शन। अब चूंकि एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना? फेस करना। फेसिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को फेस करना। कैसे फेस करना? थ्रू आर 5 सेंसेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेस करोगे तो कैसे फेस करोगे? या तो उसे टच करोगे, या देखोगे, या स्मेल करोगे, या सुनोगे। क्या ख्याल है? तो ये क्या है? 5 सेंसेस। क्या थे 5 सेंसेस? टच, टेस्ट, हेयर, साइट और स्मेल। तो छठी सेंस भी है, कॉमन सेंस, जो कुछ लोगों में है कुछ में नहीं है। क्या ख्याल है? किसी भी ऑब्जेक्ट को फेस करना थ्रू 5 सेंसेस, ये क्या है? पहली स्टेज मीन सिलेक्शन। क्यों? परसेप्शन क्या एक प्रोसेस है ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग देने का। तो आप क्या करेंगे? पहले किसी ऑब्जेक्ट को फेस करेंगे। वो फेस करना क्या है? सिलेक्शन। मीन किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, सुनेंगे, टच करेंगे, टेस्ट करेंगे या स्मेल करेंगे, तो ये क्या होगी? सिलेक्शन। उसके बाद क्या आएगी? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मेंटली अरेंजिंग इंफॉर्मेशन। मेंटली अरेंजिंग इंफॉर्मेशन मीन उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद, स्मेल करने के बाद हमारे दिमाग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आएगी कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। और वो जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आई उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन अटैच करना मीनिंग, अटैचिंग मीनिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बारे में हमारी परसेप्शन बन गई कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गंदी है, या ये चीज़ कड़वी है, या ये चीज़ मीठी है, नहीं बड़ी खूबसूरत है, नहीं बड़ी भैड़ी है, गंदी है। तो ये क्या है? मीनिंग दे देना। सो परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का? ऑफ गिविंग मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस। मीन हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मीनिंग देने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं परसेप्शन का। और परसेप्शन चूंकि एक प्रोसेस है तो इसमें 3 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन का मतलब क्या है? फेस करना किसी ऑब्जेक्ट को थ्रू 5 सेंसेस। हाँ, फेस करने के बाद हमारे दिमाग में उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? उसे कोई ना कोई अच्छा गंदा मीनिंग देंगे। तो जो फाइनली हम मीनिंग अटैच कर रहे हैं वो क्या है? इंटरप्रिटेशन। तो क्या हो गया? परसेप्शन बन गई एक चीज़ के बारे में हमारी। अब कहते हैं जो सेंसेशन है ये सेम होती है, परसेप्शन डिफरेंट होती है। एक बंदे की परसेप्शन दूसरे बंदे की परसेप्शन से डिफरेंट होती है। एक बंदे की परसेप्शन दूसरे बंदे की परसेप्शन से डिफरेंट होती है। क्यों? परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे भी।
क्या फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिव, आपकी हैबिट। एक ऑब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आपकी परसेप्शन कुछ और होगी। एक ऑब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चीज़ आपकी मोटिव ही नहीं है, वो आपकी हैबिट ही नहीं है, तो उसके बारे में आपकी परसेप्शन भी कुछ और होगी। परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्यों? डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। क्या फैक्टर्स हैं? इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट। कुछ लोगों का जो है वो फास्ट म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट होता है, कुछ का धीमा म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट होता है, तो अल्टीमेटली धीमा म्यूजिक सुनने वालों की परसेप्शन कुछ और होगी, दूसरे बंदे की परसेप्शन नहीं होगी। मीन कहीं पे मेहदी हसन चल रहा है तो जिसका इंटरेस्ट है मेहदी हसन सुनने का, मीन उसे इश्क हुआ है, तो कहेगा क्या कमाल गा रहा है। लेकिन जिसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये उसका मोटिव नहीं है, ये उसकी हैबिट में नहीं आता, वो कहेगा क्या रोना रो रहा है, क्या बकवास कर रहा है। मीन परसेप्शन एक बंदे की दूसरे बंदे से क्या होती है? डिफरेंट होती है। कहते हैं सेंसेशन सेम होती है। म्यूजिक एक था, दो लोगों ने सुना, तो सेंसेशन दोनों ने क्या किया? सुना, तो सेंसेशन सेम है, लेकिन परसेप्शन क्या है? डिफरेंट है। क्यों? डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स पे। क्या फैक्टर्स हैं? इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट पे। क्या ख्याल है? दो लोगों ने क्या किया? एक बिरयानी की प्लेट जो है वो टेस्ट की, और बड़ी कोई स्पाइसी किस्म की किसी कमाल शेफ ने वो बिरयानी बनाई थी। एक ने टेस्ट की और उसने क्या क्या कमाल बिरयानी है। क्यों? उसको शायद स्पाइसी खाना पसंद है, तो उसने क्या किया? क्या कमाल बिरयानी है। मीन परसेप्शन बड़ी पॉजिटिव थी। दूसरे बंदे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, या हो सकता है पास में उसने खाया था लेकिन उसका पेट खराब हो गया, तब वो खाएगा और क्या कहेगा? क्या बकवास बिरयानी है। तो सेंसेशन सेम, टेस्ट सेम, लेकिन परसेप्शन क्या है? डिफरेंट है। क्यों? डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स पे, इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट, या फिर एक्सपीरियंस पे भी। एक्सपीरियंस मीन पास्ट में स्पाइसी खाना पसंद खाने से आपका पेट खराब हो गया, तब स्पाइसी खाने के बारे में आपकी परसेप्शन क्या बन गई? बुरी बुरी बुरी। नहीं, अगर पास में आपने स्पाइसी खाना खाया था, बड़ा मज़ा आया, तो अब भी आपकी उसके बारे में परसेप्शन क्या होगी? अच्छी। तो डिपेंड कर रही है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी। परसेप्शन एक पर्सन की दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। क्यों? डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स पे, इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट, एक्सपीरियंस, या फिर एजुकेशन और लर्निंग पे भी। एजुकेशन या लर्निंग पे। एजुकेशन या लर्निंग क्या है कि पास्ट में छोटे होते बच्चे थे जब हम, तो हमारी माएँ हमें रोते हुए चुप कराती थी, चुप कर डॉगी आ जाएगा, चुप कर डॉगी आ जाएगा, डरा के। दिस मीन हमारे दिमाग के अंदर क्या है? ये एक चीज बैठी हुई है कि जो डॉगी है ये स्केरी एनिमल है। क्या ख्याल है? तब अगर हम कहीं पे भी डॉग देखेंगे, कहीं पे भी डॉग देखेंगे, तो हम उससे दूर होंगे। क्यों? काट लेगा। क्यों? ये स्केरी एनिमल है। डिपेंड कर रही किस चीज पे? एजुकेशन या लर्निंग पे। हाँ, अगर हमने बचपन में घर में डॉगी एज ए पेट एनिमल पाला हुआ है, तो कहीं पे हमें नजर आएगा तो हम उसकी तरफ लपकेंगे और उसको चीची मीची करेंगे। मीन ये स्केरी नहीं है, मीन बड़ा क्यूट है, बड़ा अच्छा है। तो परसेप्शन दो पर्सन की डिफरेंट होती है। क्यों? डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स पे। क्या फैक्टर्स हैं? कि एक ऑब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका मोटिव है, आपकी हैबिट है, या उसके बारे में पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, या उसके बारे में एजुकेशन लर्निंग आपके दिमाग में अच्छी बैठी हुई है, तो आप उसे कुछ मीनिंग अच्छा दोगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट नहीं है, मोटिव नहीं है, हैबिट नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस उसके बारे में आपका अच्छा नहीं है, या उसके बारे में आपके दिमाग में लर्निंग जो है वो गंदी बुरी बैठी हुई है, तो अल्टीमेटली आप उसको मीनिंग भी क्या करोगे? अच्छा नहीं दोगे, गंदा मीनिंग दोगे। सो सेंसेशन सेम होती है, लेकिन परसेप्शन जो है वो दो लोगों की डिफरेंट होती है। फिर कहते हैं जो परसेप्शन होती है ये सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। परसेप्शन क्या होती है?
सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज या वेरी एक्यूरेट। मीन एक चीज जैसे है उसको डिटेल स्टडी करके कोई वेरी प्रिसाइजली, वेरी एक्यूरेटली कोई वैल्यू असाइन करना, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट। लेस प्रिसाइज या लेस एक्यूरेट मतलब क्या हुआ? बेस्ड ऑन गेस, बेस्ड ऑन गेस। मीन एक चीज को डिटेल स्टडी किए बिना एक गेस की बेस पर वैल्यू असाइन कर देना कैसी हो सकती है? ये क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच। और परसेप्शन भी वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं। वो बिरयानी की प्लेट हो सकता है बड़ी कोई कमाल शेफ ने बनाई है, लेकिन चूंकि स्पाइसी थी तो आपने क्या कह दिया? बकवास बिरयानी है। हालांकि कोई टेस्ट करने वाला बंदा हो या कोई प्योर शेफ आ जाए तो कहेगा क्या कमाल इसने बनाया। मीन रियलिटी में अगर देखा जाए तो शायद वो बहुत ही कमाल थी, लेकिन आपका चूंकि पास्ट एक्सपीरियंस उसके बारे में बुरा था या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो आपने क्या कह दिया? बकवास बिरयानी है। ये क्या है? सब्जेक्टिविटी की बेस पर परसेप्शन बनाई जाती है रादर देन ऑब्जेक्टिविटी की बेस पर। मीन परसेप्शन क्या होती है? एक तो 1% टू अनदर वेरे करती है, और दूसरा परसेप्शन क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव बहुत कम होती है। मीन बहुत कम लोग हैं जो ऑब्जेक्ट को डिटेल स्टडी करते हुए वैल्यू असाइन करेंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को मीनिंग अटैच करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? गेस की बेस पर या कुछ फैक्टर्स की बेस पर। सो परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गिविंग मीनिंग टू द वर्ल्ड अराउंड अस या गिविंग मीनिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जो वर्ड ऑब्जेक्ट है इसके लिए एक अंग्रेजी का वर्ड यूज किया जाता है स्टिमुलाई भी। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। सो परसेप्शन क्या हो गया? अ प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू डिफरेंट स्टिमुलाई। कैसे मीनिंग देंगे? 3 स्टेजेस के थ्रू। सिलेक्शन, किसी स्टिमुलाई को फेस करना थ्रू 5 सेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन, उस स्टिमुलाई जिसको हमने फेस किया है उसके बारे में मेंटली इंफॉर्मेशन गैदर करना। और फाइनल इंटरप्रिटेशन, अटैचिंग मीनिंग टू द स्टिमुलाई, मीन उस ऑब्जेक्ट को मीनिंग अटैच करना। और परसेप्शन 1% टू अनदर वेरे करती है, सब्जेक्टिव होती है रादर देन ऑब्जेक्टिव। क्यों? डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट, पास्ट एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग एजुकेशन पे। और नेक्स्ट उसने बता दिया सेंसेशन और परसेप्शन में डिफरेंस क्या है। तो सेंसेशन क्या है? 5 सेंसेस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को फेस करना, ये क्या है? सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? फेसिंग एनी ऑब्जेक्ट थ्रू आर 5 सेंसेस। जबकि परसेप्शन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गिविंग मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट्स। सेंसेशन सेम होती है, परसेप्शन डिफरेंट होती है। थ्रू एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें तो एक डिश 2 लोगों ने टेस्ट की, क्या ख्याल है? स्पाइसी एक को लगी और उसने कहा बैड है, एक को स्पाइसी पसंद था उसने कहा क्या कमाल है। तो सेंसेशन सेम लेकिन परसेप्शन डिफरेंट। एक म्यूजिक 2 लोगों ने सुना, एक का उसमें इंटरेस्ट था तो उसने क्या कहा? क्या कमाल गा रहा है। दूसरे का इंटरेस्ट नहीं था तो उसने क्या कहा? क्या रोना रो रहा है। तो सेंसेशन सेम लेकिन परसेप्शन डिफरेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2 मैनेजर्स के सामने आई और उस रिपोर्ट में क्या था? बजट और एक्चुअल दोनों फिगर्स थी और एक्चुअल फिगर्स बजट से थोड़ी ज्यादा थी। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? एक एम्प्लॉय ने देखा, उसने क्या क्या का कमाल किया, इसने बजट से भी ज्यादा ये चीजें अचीव कर दी। दूसरे मैनेजर ने कहा नहीं ये डिजास्टर रिपोर्ट है। क्यों? बजट हमारा प्लान था, अगर आपने प्लान से ज्यादा चीजें अचीव की हैं दिस मीन आपने रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम किए हैं। रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम किए हैं तो ये हमारे नेक्स्ट ईयर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सेंसेशन रिपोर्ट सेम लेकिन परसेप्शन 2 लोगों की क्या है उसके बारे में डिफरेंट।
डिश टेस्ट सेम, लेकिन परसेप्शन दो लोगों की क्या है, डिफरेंट। म्यूजिक हेयरिंग सेम, लेकिन परसेप्शन क्या है, दो लोगों की डिफरेंट। तो सेंसेशन क्या है, फेस करना ऑब्जेक्ट्स को थ्रू 5 सेंसेस। परसेप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेंसेशन पार्ट ऑफ परसेप्शन प्रोसेस है। क्या ख्याल है, परसेप्शन की जो पहली स्टेज है सिलेक्शन, वो क्या है, सेंसेशन ही है। क्या ख्याल है, और सेंसेशन क्या होती है, सेम होती है, परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होती है। तो 3 पॉइंट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेंसेशन और परसेप्शन को। सेंसेशन को डिफाइन किया, अटेंडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू 5 सेंसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। परसेप्शन क्या है, अ प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेंसेशन क्या है, पार्ट ऑफ परसेप्शन प्रोसेस है, लाइक फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन। सिलेक्शन क्या है, सेंसेशन। सेंसेशन सेम होती है, लेकिन परसेप्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो इसी नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी के सम टाइम क्या होता है कि लोग आउट ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट्स कुछ को सिलेक्ट करके मीनिंग देते हैं और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट्स कुछ को सिलेक्ट करके प्रॉपरली रीड अंडरस्टैंड करके मीनिंग देंगे और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों, परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। तो सिलेक्टिव परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आउट ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट्स पीपल सिलेक्ट फ्यू स्टिमुलाई एंड रिजेक्ट द अदर। क्यों, परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हैबिट हैं, जो आपकी मोटिव हैं, उन्हें तो आप सिलेक्ट करके कोई ना कोई मीनिंग दोगे। जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ना आपकी हैबिट है, ना आपका मोटिव है, उन्हें ना आप सिलेक्ट करोगे, ना कोई मीनिंग दोगे। मीन क्या कर दोगे, उनको इग्नोर कर दोगे। क्यों, परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। हाँ, वो कुछ फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स हैं रिलेटिंग टू द परसीवर। परसीवर की कौन है, वो बंदा जो किसी ऑब्जेक्ट को मीनिंग देने जा रहा है। हाँ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं रिलेटिंग टू द परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब क्या है, उस बंदे से रिलेटेड नहीं, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं। तो परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ इंटरनल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द परसीवर और डिपेंड करती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड। परसीव्ड मीन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। हाँ, इंटरनल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द परसीवर क्या हैं, कुछ 6 फैक्टर्स हैं। हैबिट, एक ऑब्जेक्ट आपकी हैबिट है तो आप उसे सिलेक्ट करके कोई ना कोई मीनिंग दोगे। अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आप उसे ना सिलेक्ट करोगे, ना मीनिंग दोगे। जिसकी एक एग्जांपल उसने दी कि एक सोल्जर जो है वो ऑलवेज रिस्क को कवर करते हुए चलता है। कि कभी भी कोई मसला आ सकता है, इसलिए ऑलवेज वो कवर करके चीज़ों को चलता है। इसलिए अगर वो ड्राइव करने जा रहा है तो आपके पास स्पेयर स्टपनी मीन टायर है या नहीं, ऑलवेज वो चेक करके फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा। कि उसकी हैबिट है चीज़ों को क्या करना है, रिस्क को क्या करना है, कवर करके चलना है। क्यों, रास्ते में टायर ब्लो आउट हो सकता है, फट सकता है, तो मेरे पास स्पेयर टायर है या नहीं, वो चेक करके चलेगा। मीन स्पेयर टायर के लिए उसकी जो परसेप्शन है वो बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए। एक बंदा रूटीन में कभी चीज़ों को कवर करके नहीं चलता, तो वो ड्राइव करते वक्त शायद नहीं देखेगा मेरे पास स्टपनी मीन स्पेयर टायर है या नहीं है। क्यों, स्पेयर टायर की उसके लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्यों उसकी हैबिट ही नहीं है चीज़ों को कवर करके चलना। सो वो ऑब्जेक्ट जो आपकी हैबिट से रिलेटेड होते हैं उनको तो आप सिलेक्ट करके उनको मीनिंग देते हैं। जो चीज़ें आपकी हैबिट में नहीं है उन्हें आप कोई दो। क्या मीनिंग देने का मतलब क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप अच्छा मीनिंग, कुछ चीज़ों को आप सिलेक्ट ही नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हो। ना मीनिंग किया ना आपने उन्हें सिलेक्ट किया। क्यों, डिपेंड कर रहा है कुछ आपसे रिलेटेड फैक्टर्स। आपसे रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, हैबिट। गाड़ी 2 लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, एक सोल्जर है और एक लेमैन है। अब वो सोल्जर गाड़ी ड्राइव करने से पहले देखेगा मेरे पास स्पेयर टायर गाड़ी में है या नहीं है। एक लेमैन है तो उसकी हैबिट ही नहीं है चीज़ों को कवर करके चलना, तो स्पेयर टायर है या नहीं वो उसे ना तो चेक करेगा ना ही उसे कोई मीनिंग देगा। उसके लिए स्पेयर टायर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
कि उसकी हैबिट में नहीं है चीज़ों को कवर करके चलना। और परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी भी क्या कह रहा है कि आउट ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट आप कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मीनिंग देते हो, कुछ को आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, ना सिलेक्ट करते हो ना मीनिंग देते हो। क्यों? परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। हाँ, वो फैक्टर्स क्या हैं? हैबिट। वो फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड। मीन वो लोग जिनका सोशल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करने गए हैं तो रूल्स रेगुलेशन को, डेवलपमेंट्स को बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देंगे। ये कैसे लोग जिनका सोशल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, वीक है, उनके लिए शायद ये नई नई डेवलपमेंट्स या रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों? डिपेंड कर रहा है फैक्टर्स रिलेटिंग टू द परसीवर। फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर क्या हो सकते हैं? पर्सनैलिटी, कि वो चीज़ें जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं उन्हें आप सिलेक्ट करके उनके मीनिंग दोगे। जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है ना आप उन्हें सिलेक्ट करोगे ना कोई मीनिंग दोगे। मीन आउट ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट हम कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मीनिंग देते हैं, कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, मीन इग्नोर कर देते हैं। क्यों? परसेप्शन डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर्स रिलेटिंग टू द परसीवर पे। क्या है वो फैक्टर्स? हैबिट। क्या है वो फैक्टर्स? इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड। क्या है वो फैक्टर्स? क्या है वो फैक्टर्स? लर्निंग। एक चीज के बारे में आपके दिमाग में लर्निंग, एजुकेशन क्या है? बीइंग अ मुस्लिम हमें ये लर्निंग दी गई है कि अल्कोहल, शराब जो है वो क्या है? एक हराम चीज है। जबकि दूसरे कल्चर में अगर हम जाएं तो उनके लिए क्या है? शायद कोई ये नॉर्मल या कोई प्रीशियस ड्रिंक है। तो अगर हमें कहीं पे कोई शराब मिलेगी तो क्या हम उसे देखेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे अच्छी है ये बुरी है? नहीं, हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन दूसरे गोरा कल्चर के कोई लोगों को मिलेगी तो शायद वो उसे देखेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टेस्ट करेंगे या बॉटल को देखेंगे, कि उनको उसे मीनिंग देंगे, कि उनके दिमाग में उनके बारे में लर्निंग जो है वो कुछ अच्छी बिठाई गई है। डॉग को हमने देखा तो हमारे लिए क्या है? स्केरी है, चाहे जितना भी अच्छा है। हमने उसे सिलेक्ट करके मीनिंग नहीं दिया, बस स्केरी है, दफ़ा दूर करो, इग्नोर करो इसे। लेकिन अगर एज ए पेट एनिमल घर में बचपन में पाला हुआ था तो कहीं भी नज़र आएगा तो आप उसकी तरफ लपकोगे, देखोगे अच्छा है, बुरा है, रंग कैसा है, कौन सी नस्ल है, मीन को इनको ही मीनिंग दोगे। क्यों? लर्निंग पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड स्पेशलाइजेशन पे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आपके सामने आई तो आप क्या करोगे? सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देखोगे या अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड देखोगे? अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने रोल से रिलेटेड। क्यों? बाकियों में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो अच्छी हैं बुरी हैं, ना आप उन्हें सिलेक्ट करोगे ना कोई मीनिंग दोगे। क्यों? परसेप्शन डिपेंड कर रही है कुछ फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर, और वो क्या है? आपकी स्पेशलाइजेशन या जॉब रोल। जिस चीज़ में आपका काम है आप उसी रिपोर्ट को देखोगे, बाकी रिपोर्ट्स को क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। ना सिलेक्ट किया ना उन्हें कोई मीनिंग दिया। या डिपेंड करता है मोटिव एंड इंटरेस्ट पे भी, कि जिन ऑब्जेक्ट में आपका मोटिव इंटरेस्ट है, म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, कहीं पे चल रहा है तो आप सुन के उनके मीनिंग भी दोगे, अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है। म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कहीं पे चल भी रहा है तो आप क्या करोगे? सुनी अनसुनी कर दोगे। मीन ना उसे सिलेक्ट करोगे ना कोई मीनिंग दोगे, कि उसके अंदर आपका मोटिव इंटरेस्ट नहीं है। सो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या कह रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग दिए जाते हैं, लेकिन मीनिंग देते वक्त भी लोग क्या करते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके मीनिंग देते हैं और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। हाँ, वो फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर मीन इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? हैबिट, पर्सनैलिटी, मोटिव एंड इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन रोल, या फिर लर्निंग। ये 6 फैक्टर्स को पास में एग्जामिनर एक दफ़ा लिस्ट डाउन करवा चुके हैं, को 2-3 के नाम लेके एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकते हैं। सो क्या है? हैबिट, इंडिविजुअल्स परसीव्ड ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड कंडीशंस डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, रिटायर्ड सोल्जर में टेक कवर व्हेन ही हेयर आ टायर ब्लो आउट। मीन एक्स्ट्रा टायर को वो बड़ी इंपॉर्टेंस देगा। हाँ, एक ले मैन जो कवर के थ्रू नहीं चलता तो एक्स्ट्रा टायर को, स्टपनी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड, सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड एम्प्लॉयज हैव ए पॉजिटिव
attitude towards developments rather than less developed employees. Learning level of perception is synonymous to the level of education. किसी ऑब्जेक्ट को आप मीनिंग देते हो अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग या अकॉर्डिंग टू योर बिलीव्स, कि आपके दिमाग में उसके बारे में क्या बिलीव्स बिठाई गई हैं. सो Therefore, organization has to develop employees through education and training. इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या करते हो, ट्रेनिंग देते हो, चीज़ों की इंपॉर्टेंस फील करवाते हो ताकि वो हर चीज़ को इम्पोर्टेंट फील करते हुए कंसीडर करें. ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू स्पेशलाइजेशन as it predisposes individual to select certain stimuli and to disregard the other. मीन एक बंदे को एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज किया जाता है ताकि उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर चीज को फोकस करे, बाकी चीजों को फोकस ना करे. फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फर्स्ट नोटिस डिपार्टमेंट इन अ कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट. मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, लेकिन आप क्या देखोगे, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट, बाकियों को ना आप सिलेक्ट किया, ना कोई मीनिंग दिया, मीन रिजेक्ट कर दिया. क्यों? डिपेंड करती है कुछ सर्टन फैक्टर्स पे पर्सेप्शन. Personality, both the personality of the perceiver and stimulator impact such as age, dress, race. मीन लोग जो है वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करके मीनिंग देते हैं. जो उनकी पर्सनालिटी एज से रिलेटेड नहीं है उनको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. मोटिवेशनल फैक्टर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू दोज स्टिमुलाई रेलेवेंट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इन व्यू ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी इंडिविजुअल मीन एक प्यासा बंदा inadvertently मीन unknowingly seek a water fountain or grocery store to enable them to quench their thirst. मीन दो लोग रोड पे जा रहे हैं, एक को प्यास लगी, एक को प्यास नहीं लगी. तो अगर कहीं पे कोई ग्रोसरी स्टोर नज़र आता है जहाँ से पानी मिल सकता है, या कहीं पे कोई वाटर फाउंटेन चल रहा है जहाँ से पानी पिया जा सकता है, तो प्यासा तो उसकी तरफ लपकेगा, उसे कोई उनके मीनिंग देगा कि खुदा का शुक्र है मुझे ये मिल गया. लेकिन जिसे प्यास नहीं लगी वो ना तो वो ग्रोसरी स्टोर की तरफ देखेगा, ना वो वाटर फाउंटेन की तरफ देखेगा, और ना उन्हें कोई मीनिंग देगा. क्यों? डिपेंड करती है परसेप्शन कुछ फैक्टर्स रिलेटिंग टू द परसीवर पे. तो परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी को डिफाइन किया जा सकता है कि आउट ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट पीपल सिलेक्ट फ्यू स्टिमुलाई and reject the other because perception depend upon certain factors, जिसमें कुछ internal factors हैं relating to the perceiver और कुछ external factor हैं relating to the perceived. क्या है ऑब्जेक्ट के बारे में. और क्या है 6 external factors हैं. क्या है 6 external factors? motion, repetition, novelty and familiarity, intensity, contrast and size. मोशन का मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग है और एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं. तो आप क्या करोगे, उन्हें सिलेक्ट करके कोई ना कोई मीनिंग दोगे. और जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट हैं वो इतने आई कैचिंग नहीं होते, तो आप शायद उन्हें ना सिलेक्ट करोगे, ना कोई मीनिंग दोगे. जी आजकल हम रोड पे जाते हैं तो हर कंपनी ने अपने बोर्ड लगाए हुए हैं बड़े बड़े मार्केटिंग के लिए. कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स हो रहे होते हैं. वो क्या है, मोशन मीन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं और हम देखते हैं और देख के कोई इनको मीनिंग देते हैं. और कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई लाइटिंग इफेक्ट नहीं है, मीन बस लगे हुए हैं, तो शायद ना हम उन्हें देखते हैं ना उन्हें कोई मीनिंग देते हैं. और यही कॉन्सेप्ट जो है कंपनीज अडॉप्ट करती हैं आजकल किस चीज़ में, अपनी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में. कि हमें क्या करना है, अपने बोर्ड डिस्प्ले जो लगाने हैं वो क्या करने हैं, उसमें कोई ना कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हमने देने हैं. रेपिटेशन की एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आंखों के सामने आ रही है, तो हमें कोई इसकी इंपॉर्टेंस फील होती है, तो हम उसे सिलेक्ट करके कोई ना कोई मीनिंग देते हैं. मीन एक कंपनी ने बोर्ड लगाए हुए हैं और एक रोड पे कोई 50 बोर्ड लगाए हुए हैं, हर खंबे पे बोर्ड लगा हुआ है. मीन वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम देखेंगे ये है क्या.
अगर एक ही दफ़ा लगा हुआ है तो शायद वो देखा अनदेखा हो गया, मीन ना सिलेक्ट हुआ, ना हमने उसे कोई मीनिंग दी। मीन रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा सिलेक्शन का चांस होता है और उन्हें कोई उनको मीनिंग दिया जाता है। जो रिपीटेटिव नहीं है उसे हम क्या कर जाते हैं, देखा अनदेखा, मीन ना सिलेक्ट किया, ना कोई मीनिंग दिया। तो परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड। मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन, रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट रेपिटिशन। नोवेल्टी, नोवेल्टी बोलते हैं फ्रेशनेस को। नोवेल्टी का मतलब क्या है, फ्रेशनेस। मीन एक नॉवल ऑब्जेक्ट जो है, एक फ्रेश नया ऑब्जेक्ट जो है जो हमने पहले कभी नहीं देखा, उसके सिलेक्ट होने का ज्यादा चांस होता है देन फेमिलियर ऑब्जेक्ट। जिसकी एग्जांपल उसने दी कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमें ये सारे पाकिस्तानी ही नजर आते हैं, अगर इनमें कभी कोई गोरा या कोई सिख नजर आ जाए तो फौरी वो क्या है, नॉवल ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ देखेंगे, उसे कोई न कोई मीनिंग देंगे, वो कैसा लग रहा है, कहाँ पे फिर रहा है, रादर देन पाकिस्तानी इन पाकिस्तानी कम्युनिटी मीन फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सिचुएशन। क्या ख्याल है? या हम कहीं बाहर गए, वहाँ पे सारे गोरे हैं, सारे काले हैं, और अगर हमें उनके अंदर कोई पाकिस्तानी नजर आ गया तो ये क्या था, फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन नॉवल सिचुएशन। मीन फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन नॉवल मीन नई सिचुएशन, तो वो सिलेक्ट होगा और हम शायद उसकी तरफ लपकेंगे, हाथ मिलाएंगे, ओ हाँ भाई तू इधर किधर, यहाँ पे तो सारे ये लोग फिर रहे हैं, मीन कोई कोई मीनिंग देंगे, रादर देन नॉवल ऑब्जेक्ट इन नॉवल सिचुएशन। सो वो ऑब्जेक्ट जो फेमिलियर है लेकिन आपको नॉवल सिचुएशन में मिला तो सिलेक्ट करके आप मीनिंग, या नॉवल ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सिचुएशन आपको मिला तो आप सिलेक्ट करके मीनिंग दोगे, रादर देन नॉवल ऑब्जेक्ट इन नॉवल सिचुएशन या फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सिचुएशन। ये पढ़ के देखिए, समझ आता है डब्बा, नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी। पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको टेक्सास में मिली, टेक्सास अमेरिका की एक प्लेस है, तो अल्टीमेटली आप उसे सिलेक्ट करके कोई मीनिंग दोगे, रादर देन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन पाकिस्तान या टेक्सास कम्युनिटी इन टेक्सास। क्यों टेक्सास कम्युनिटी इन टेक्सास क्या है, नॉवल ऑब्जेक्ट इन नॉवल सिचुएशन, तो उसे आप सिलेक्ट करके मीनिंग नहीं दोगे। हाँ, फेमिलियर ऑब्जेक्ट आपको नॉवल सिचुएशन में मिला तो आप सिलेक्ट करके मीनिंग दोगे। इसके अलावा क्या है, डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे भी आपकी परसेप्शन। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, शिद्दत। एक म्यूजिक चल रहा है अगर तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ चल रहा है, मीन आप उसे प्रॉपर्ली सुन सकते हो, तो इंटेंसिटी हाई है तो आप सिलेक्ट करके मीनिंग दोगे। अगर बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ चल रहा है, मीन उसकी इंटेंसिटी क्या है, लो है, मीन सुना अनसुना हो गया, तो ना सिलेक्ट हुआ, ना आपने कोई मीनिंग दिया। या इंटेंसिटी में उसने एग्जांपल दी अडर की। अडर क्या होती है, खुशबू। खुशबू अगर तो किसी ने कोई खुशबू लगाई है, वो प्रॉपर स्मेल की जा रही है, दिस मीन इंटेंसिटी हाई है, तो आप उसे स्मेल करके मीनिंग दोगे कि अच्छी है, ये कितनी बेसुरी सरदर्दी है। अगर वो प्रॉपर्ली स्मेल ही नहीं की जा रही तो क्या हुआ, ना आपने सिलेक्ट किया, ना उसे कोई मीनिंग दिया, क्यों, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, लो थी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इंटेंसिटी हाई हो वो सिलेक्ट होता है और उसे कोई उनके मीनिंग दिया जाता है। जिसकी इंटेंसिटी लो है वो ना तो सिलेक्ट होगा, ना उसे कोई मीनिंग दिया जाएगा। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या है, ब्राइटनेस। कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपने देखा, उसकी ब्राइटनेस जो है वो अच्छी है, प्रॉपर्ली विजिबल है, तो सिलेक्ट करके आप उसे मीनिंग दोगे। अगर उसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट लो है तो ना वो सिलेक्ट होगा, ना उसे कोई ना कोई मीनिंग दिया जाएगा। लाइक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई वाइट इमेज है तो वो ज़्यादा आई कैचिंग होगा, रादर देन ब्लैक के ऊपर कोई डार्क इमेज। क्या ख्याल है, डार्क कलर के ऊपर डार्क इमेज होगा तो उसकी कंट्रास्ट क्या होती है, लो। लाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाइट ही इमेज होगा तो उसकी भी कंट्रास्ट क्या होती है, लो। हाँ, डार्क के ऊपर लाइट या लाइट के ऊपर डार्क जो है उसकी कंट्रास्ट क्या होती है, हाई होती है, तो उसके सिलेक्ट होने का चांस भी क्या होता है, हाई होता है। डिपेंड करती है परसेप्शन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी, कि एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर साइज का है, प्रॉपर्ली विजिबल है, देखा जा सकता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उसे सिलेक्ट करके मीनिंग दोगे। एक ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है, नज़र ही नहीं आ रहा प्रॉपर, ना आप उसे देख पा रहे हो, ना उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स
अंदाज़ा पता चलेंगी तो इसमें ना वो सिलेक्ट होगा ना उसे हमने कोई ना कोई मीनिंग दिया। सो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आउट ऑफ सो मैनी ऑब्जेक्ट हम कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मीनिंग देते हैं और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं। बेशक वो जो रिजेक्ट किए वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? परसेप्शन डिपेंड करती है कुछ इंटरनल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड। रिलेटिंग टू द परसीव्ड फैक्टर्स क्या हैं? मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट, रेपिटेशन, रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट, नॉवेल्टी, फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन नॉवल सिचुएशन या नॉवल ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सिचुएशन, इंटेंसिटी, शिद्दत, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस या फिर साइज। और 6 इंटरनल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर हैं, हैबिट, मोटिव एंड इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, लर्निंग, और औखे जो हैं 2 इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड और स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल रोल। एग्जामिनर ये लिस्ट डाउन भी करवा सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, या कोई 2-3 के नाम दे के आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कह सकता है, तो कोई 2-2 लाइनों में हमें एक्सप्लेन करने आने चाहिए। में एक टॉपिक औखा टॉपिक, परसेप्चुअल प्रॉब्लम, डिस्टॉर्शन, एरर, हर्डल्स या इम्पेडिमेंट्स कि सम टाइम अबाउट सम ऑब्जेक्ट हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है। हमारी परसेप्शन सम टाइम क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है ड्यू टू सम इश्यूज। हाँ, वो इश्यूज क्या हैं? कोई 5 इश्यूज हैं हमारे पास जिनकी वजह से हमारी परसेप्शन सम टाइम रॉन्ग हो जाती है। हालो इफेक्ट क्या है कि अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट की कोई एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उसके बारे में एक परसेप्शन बना ली, जबकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो बंदा या ऑब्जेक्ट वैसा नहीं निकला, तो ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमारी परसेप्शन रॉन्ग हुई है, इसे क्या नाम देंगे? हालो इफेक्ट। मीन परसेप्शन हमारी रॉन्ग हो जाना ड्यू टू सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय ने कोई चीज़ नई इन्वेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमने उसे उठा के मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर बनने के लिए मैनेजमेंट स्किल का होना ज़रूरी है, तो क्या हुआ? वो अच्छा मैनेजर साबित नहीं हुआ। क्यों? वो शायद अच्छा इन्वेंटर तो था लेकिन अच्छा मैनेजर नहीं था। सिर्फ उसने अच्छी इन्वेंशन की और आपने उठा के मैनेजर बना दिया, तो उस वजह से हमारी जो परसेप्शन रॉन्ग हो गई। क्यों? वो अच्छा मैनेजर प्रूव नहीं हुआ। तो ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हमने परसेप्शन बनाई और वो रॉन्ग होगी, तो ये क्या है? हालो इफेक्ट परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। इन हमारी परसेप्शन अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट समटाइम रॉन्ग हो जाती है। क्यों रॉन्ग हो जाती है? हालो इफेक्ट मीन्स सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर अगर हमने परसेप्शन बना ली, जबकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है वो वैसा नहीं था। एक एम्प्लॉय बड़ा ऑन टाइम आता था, हमने कहा ये क्या है? मोस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉय है। जबकि हो सकता है पंक्चुअलिटी में तो वो ठीक है, लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है? रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। इफेक्टिवनेस में हो सकता है जो लेट आता है वो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम परसेप्शन बना लेते हैं अबाउट अदर्स, इसका समटाइम रॉन्ग हो जाना, ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम, हालो इफेक्ट। ये स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? रिलेटिंग टू ग्रुप। स्टीरियोटाइपिंग क्या है? रिलेटिंग टू ग्रुप। मीन एक ग्रुप में जो लोग हैं उन सब के बारे में समटाइम हमारी परसेप्शन जो है वो हम सेम बना लेते हैं, और अल्टीमेटली हम स्टीरियोटाइपिंग के अकॉर्डिंगली ही, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसको जज करते हैं। डिफरेंट नेशन के लोगों को, डिफरेंट कल्चर के लोगों को, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को हम जज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीरियोटाइपिंग ही। लेकिन सम टाइम उस ग्रुप में सारे लोग जो है वो वैसे नहीं होते, तो ये जो हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो गई, ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम, स्टीरियोटाइपिंग। इंडिया वाले हमारे दुश्मन हैं। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। क्या सारे हिंदू हैं? नहीं। क्या सारे हमारे दुश्मन हैं? नहीं। उनके अंदर विराट कोहली भी है, शाहरुख खान भी है, दीपिका भी है, कतरीना कैफ भी है, तो सारे हमारे दुश्मन नहीं है। तो ये जो हमने रिलेटिंग टू ग्रुप एक परसेप्शन बना ली, उसका रॉन्ग हो जाना क्या है? स्टीरियोटाइपिंग। दाढ़ियों वाले लोग जो है वो बड़े मुहज्जब, बड़े ईमानदार, बड़े दीनदार होते हैं। दाढ़ी विराट कोहली ने भी रखी हुई है,
क्या ख्याल है? आमिर लियाकत ने भी रखी हुई है। तो ये जो हमारी परसेप्शन समटाइम रिलेटिंग टू मौलाना, ऐसे नहीं नाम के साथ लगता, ठीक हो गया, मौलाना नाम के साथ ऐसे नहीं लग जाता। इसलिए प्लीज किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने अंदर देखा करो कि हम क्या कितने को ठीक है। सो स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाना। अगर हमने एक बना लिया रिलेटिंग टू ग्रुप ऑल मेंबर के लिए सेम, लेकिन वो सारे वैसे नहीं निकले, तो ये जो परसेप्शन रॉन्ग होगी ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू स्टीरियोटाइपिंग। हाँ, हम दुनिया में स्टीरियोटाइपिंग के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, लेकिन सम टाइम वो हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है। कंट्रास्ट इफेक्ट क्या है कि इन कंपैरिजन हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो रही है इन कंपैरिजन। एक चीज होती है ऑब्जेक्टिविटी, हमने कहीं पे शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, और एक चीज है क्या? सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या था? वेरी प्रिसाइज या फिर वेरी एक्यूरेट, जबकि सब्जेक्टिविटी क्या था? लेस प्रिसाइज या फिर लेस एक्यूरेट। मीन किसी चीज को वैल्यू असाइन करना बेस्ड ऑन गैस, मीन तुक्के की बेस पर, गैस की बेस पर वैल्यू असाइन कर देना। मीन किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली, मीन डिटेल स्टडी किए बिना सब्जेक्टिविटी की बेस पर अगर हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी और वो हमारी जो है परसेप्शन रॉन्ग हो गई, तो ये क्या है? कंट्रास्ट इफेक्ट। लाइक हमारे पास कोई 3 लोगों की टीम्स थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक में मोस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ, एक में 0 एक्सपीरियंस वाले, और एक में मीडियम एक्सपीरियंस वाले। और हमने इनकी ग्रेडिंग कर दी। ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस है ये टीम नंबर 1 है, ये जो कम एक्सपीरियंस वाले ये नंबर 2 है, और ये जो 0 एक्सपीरियंस वाले ये नंबर 3 है। इन कंपैरिजन हमने ये परसेप्शन बना ली। लेकिन हो सकता है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए तो ये 0 एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा परफॉर्मिंग हो, मीन ये क्या निकले? नंबर 1 निकले। तो ये जो हमने उनकी परफॉर्मेंस मेजर किए बिना सिर्फ सब्जेक्टिविटी की बेस पर, गैस की बेस पर ही उनकी रैंकिंग कर दी, और ये अगर कल को रॉन्ग प्रूव हो गई तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू कंट्रास्ट इफेक्ट। मीन इन कंपैरिजन सब्जेक्टिविटी की बेस पर परसेप्शन बनाना और वो रॉन्ग हो जाना। मीन ऑब्जेक्टिवली डिटेल स्टडी किए बिना, वेरी प्रिसाइज वेरी एक्यूरेटली स्टडी किए बिना अगर हम परसेप्शन बना रहे हैं और वो रॉन्ग हो गई, तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू कंट्रास्ट इफेक्ट। सो हमारी परसेप्शन समटाइम अबाउट अदर पीपल, अदर ऑब्जेक्ट रॉन्ग हो जाती है। अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर रॉन्ग हुई तो ये क्या है? हालो इफेक्ट। अगर रिलेटिंग टू ग्रुप सब के बारे में सेम जो है वो परसेप्शन हमने बना ली लेकिन वैसी नहीं निकली, तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू स्टीरियोटाइपिंग। इन कंपैरिजन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी अगर हमारी परसेप्शन रॉन्ग होगी तो ये क्या है? कंट्रास्ट इफेक्ट। प्रोजेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जैसे हम खुद हैं वैसे ही अगर हमने दूसरों के बारे में भी परसेप्शन बना ली, और ये अगर रॉन्ग होगी तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। सपोज हम सैटरडे नाइट को रात को 3 बजे तक जागते रहते हैं और संडे को दिन में 3 बजे तक सोते रहते हैं। तो क्या किया हमने? सैटरडे नाइट को रात को 2 बजे एक दोस्त को कॉल कर ली, क्यों मैं जाग रहा हूँ तो ये भी जाग ही रहा होगा ना, लेकिन वो हो सकता है 9 बजे का मारा पड़ा है। तो ये जो आपकी परसेप्शन रॉन्ग होगी अबाउट अदर अकॉर्डिंग टू योर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैं जागता रहता हूँ तो सैटरडे नाइट वो भी जागता रहता होगा, तो इसका रॉन्ग हो जाना क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। या सपोज पेपर वाली रात हम सारी रात पढ़ते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, और हमने क्या किया? रात को 2 बजे दोस्त को कॉल कर ली, यहाँ भी कैसी तैयारी चल रही है? उसने कहा सोने दे, मेरा सुबह पर्चा है। क्यों? वो हो सकता है साथ साथ प्रिपेयर करता था, पेपर वाली रात सुकून की नींद सोता है वो। क्यों? नींद पूरी होगी तो सुबह जाके पर्चे भी चीज़ें समझ आएंगी ना, करना क्या आपको। अगर नींद ही नहीं पूरी तो क्या पेपर में आपकी सेंसेस काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए पेपर वाली रात सोना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे हम खुद हैं वैसे हमने दूसरों के बारे में परसेप्शन बना ली,
और ये दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा आम है कि बाहर अगर गोरों के पास जाए ना तो उनको झूठ का पता ही नहीं कि झूठ भी कोई चीज होती है। आप उनसे कोई भी बात करोगे वो मान लेंगे ठीक है। लेकिन हमारी जिंदगी में पाकिस्तानी स्पेशली सुबह से लेकर रात तक हम पता नहीं कितने ही झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ होता है। तो हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो गोरा हमसे बात कर रहा है ये भी झूठ ही बोल रहा होगा। मीन जैसे हम खुद हैं वैसे ही हम दूसरों को भी एज्यूम कर रहे हैं। या गोरे ने हमसे कोई बात पूछी और हमने बताई, हमने झूठ बोला, उसने समझा कि मैंने तो कभी झूठ इस तरह की कोई चीज़ होती ही नहीं, और उसने वो एतबार कर लिया, तो ये चीज़ जो रॉन्ग हो गई। मीन जैसे वो खुद था वैसा ही उसने आपको भी समझ लिया, जबकि आप झूठे गंदे दगाबाज आदमी थे, लेकिन उसकी परसेप्शन आपके बारे में रॉन्ग हो गई। तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू प्रोजेक्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का रॉन्ग हो जाना ड्यू टू सम इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर या फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड। क्या आपके सामने एक ऑब्जेक्ट आया लेकिन उसकी कंट्रास्ट कम थी, वो रिपीटेड नहीं था, या मूविंग नहीं था, या आपका इंटरेस्ट मोटिव या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, मीन ना उसे सिलेक्ट किया ना कोई मीनिंग दिया। जबकि हो सकता है इन रियलिटी वो ऑब्जेक्ट बहुत ही कोई कमाल था जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन आपने उसे ना सिलेक्ट किया ना कोई मीनिंग दिया ड्यू टू इंटरनल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर या एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड, और उस वजह से आपका नुकसान हो गया। क्यों? वो ऑब्जेक्ट को आपने इंपॉर्टेंस दी नहीं थी। तो ये क्या हुआ? परसेप्शन आपकी रॉन्ग होगी अबाउट दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीवर या एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड। तो ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। सो सम टाइम हमारी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है। हालो इफेक्ट, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर रॉन्ग हो जाना, स्टीरियोटाइपिंग, रिलेटिंग टू ग्रुप सबके बारे में सेम परसेप्शन बनाना रॉन्ग हो जाना, कंट्रास्ट इफेक्ट, इन कंपैरिजन हमने जो है वो सब्जेक्टिविटी की बेस पर परसेप्शन बनाई रादर देन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की बेस पर। प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दूसरों के बारे में परसेप्शन बना दी। या सिलेक्टिव परसेप्शन ड्यू टू इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, जबकि रियलिटी में शायद वो बहुत अच्छे थे। रिजेक्ट क्यों कर दिया? कि हमारी परसेप्शन उनके बारे में अच्छी नहीं थी। तो हमारा जो नुकसान हुआ ये क्या है? परसेप्चुअल प्रॉब्लम ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। हम पढ़ते हैं पास्ट में एग्जामिनर ने कोई 2-3 दफ़ा ये मॉडल टेस्ट किया। अभी पिछली अटेम्प्ट में भी उसने कोई 6 नंबर के लिए टेस्ट किया, और पीछे भी एक दफ़ा उसने कोई 14 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। अगर हमारे ऑटम 16 ऑन पेज 102 एग्जामिनर ने ये एक ही टॉपिक 5+4 9 मार्क्स के लिए टेस्ट किया, और एक ही पेपर में इसी एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन दे दिए। एक क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, एट टाइम्स, क्वेश्चन 6 पार्ट ए, एट टाइम्स even highly experienced and knowledgeable individual make perceptual errors in their assessment of other people. List 4 reasons which in your opinion are responsible for perceptual errors. तो उसने perceptual errors आपसे नहीं कहा कि आप एक्सप्लेन करें, ये क्या है? 5 perceptual errors हैं। तो उसने क्या पूछी हैं? रीजंस पूछी हैं जिसकी वजह से perceptual errors होते हैं। तो रीजन क्या है? परसेप्शन का रॉन्ग हो जाना बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? रीजन है आई हालो इफेक्ट। एंड पे हम लिखेंगे आई हालो इफेक्ट, मीन इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? हालो इफेक्ट। परसेप्शन का रॉन्ग हो जाना ड्यू टू परसीविंग अदर पीपल रिलेटिंग टू अ ग्रुप, आई स्टीरियोटाइपिंग। परसेप्शन रॉन्ग हो जाना while perceiving other people in comparison based on subjectivity rather than objective measurement, i.e. contrast effect. Perception wrong हो जाना due to on characteristics about others, i.e. projection. या perception wrong हो जाना due to some internal factors relating to the perceiver
एंड एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटिंग टू द परसीव्ड, i.e. सिलेक्टिव परसेप्शन। रीजन बतानी है, उसने आपसे परसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं पूछी। अगर परसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछा जाए तो फिर ये 5 प्रॉब्लम है, फिर ये हेडिंग दे के इनको एक्सप्लेन करना है। क्या ख्याल है? साथ एक और क्वेश्चन नंबर 7 भी टेस्ट किया उसने। मैच द सिनेरियो गिवन बिलो विद देयर एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर परसेप्शन। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे पास, और हमने आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे कौन सी परसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ट्राई करेंगे जरा। एक औखा क्वेश्चन जो आज तक इस चैप्टर में से टेस्ट हुआ है। जी नंबर 1 क्या है? हालो इफेक्ट। सो नंबर 1 कुछ लोग कह रहे हैं हालो इफेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं कंट्रास्ट इफेक्ट है, कुछ लोग और क्या कह रहे हैं स्टीरियोटाइपिंग भी है। गुड। और क्या है? बस 3 तक रह जाए। ओके नंबर 2 क्या है? स्टीरियोटाइपिंग कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कंट्रास्ट इफेक्ट की बातें कर रहे हैं। ओके और कोई डिफरेंट भी कहना चाह रहा है? क्योंकि कोई डिफरेंट कहना चाह रहा है? हालो इफेक्ट है। गुड। यस। और कोई और डिफरेंट कहना चाह रहा हो? ये तीनों नहीं है। ओके नंबर 3 क्या है? प्रोजेक्शन। सब यहाँ पे इत्तेफाक कर रहे हैं। चलो किसी बात पे तो इस कौम की बनी आपस में। नंबर 4 क्या है? स्टीरियोटाइपिंग की आवाज आई है कहीं से। ओह कंट्रास्ट इफेक्ट है। ओके और क्या हो सकता है? सिलेक्टिव परसेप्शन भी है। ओके और बस नंबर 5 क्या है? सिलेक्टिव परसेप्शन है और डिफरेंट भी है कुछ। सारे यहाँ पे भी इत्तेफाक कर गए। चलो 2 पॉइंट पे सारे इत्तेफाक ही है, बाकी देखते हैं क्या है। सो हालो इफेक्ट क्या है? सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जज करना, जिसकी हमारी बुक में एग्जांपल हमने पढ़ी कि आपने जो है वो टाइम की बेस पर जो है वो पंक्चुअलिटी की बेस पर जो है वो जजिंग की या इन्वेंशन की बेस पर की। क्या ख्याल है? स्टीरियोटाइपिंग रिलेटिंग टू ग्रुप है। कंट्रास्ट इफेक्ट इन कंपैरिजन आपने जो है वो ग्रेडिंग की बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी।
और प्रोजेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है, इंटरेस्ट जिनमें था या जो मूविंग ऑब्जेक्ट थे, रिपीटेटिव इंटेंसिटी हाई वाले थे, उनको सिलेक्ट किया, दूसरों को रिजेक्ट कर दिया। और जो रिजेक्ट किए माइट भी वो व्हाट यू हैव सिलेक्टेड उनसे ज़्यादा अच्छे थे। तो ये जो रॉन्ग होगी परसेप्शन, तो ये क्या है, ड्यू टू सिलेक्टिव परसेप्शन। ओके, नंबर 1, management of Evershine Enterprise considers well-dressed employee to be highly intelligent and they are rated favorably for rapid promotion, whereas those employees do not care much for their appearance are ignored for career developments. इन आपने प्रमोशन उनको दी जो ज़्यादा वेल ड्रेस थे, जो वेल ड्रेस नहीं थे उनको प्रमोशन नहीं दी। क्यों? आपके नज़दीक शायद वेल ड्रेस होना जाए यही अच्छी मैनेजरमेंट हो सकती है। तो ये क्या है, हालो इफेक्ट है। कौन कह रहा था, ये कंट्रास्ट इफेक्ट है या स्टीरियोटाइपिंग है? सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स वेल ड्रेस की बेस पर आप प्रमोशन दे रहे हो, क्या ख्याल? नंबर 2, amongst a large group of outstanding students, it is extremely difficult for an individual of average intelligence to be rated in the top 10 percentile, but in a relatively less intelligent group, a student of average intelligence is more likely to be considered as being of outstanding caliber. ये कंट्रास्ट इफेक्ट मीन सब्जेक्टिविटी की है वो बना रहे हो कंपैरिजन में। तो ये क्या है, कंट्रास्ट इफेक्ट है। स्टीरियोटाइपिंग क्या रिलेटिंग टू ग्रुप की बात हो रही है। हालो इफेक्ट कोई सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है। नंबर 3 पे सब एग्री कर गए थे, प्रोजेक्शन है। An individual who is upright and honest in personal dealing with others is more likely to accept other person as being upright and honest in their outlook and interaction. तो ये प्रोजेक्शन ही है। जैसे आप खुद हो वैसे आप दूसरों के बारे में भी समझ रहे हो कि ये भी ऐसे ही होंगे। मैं जो बात करता हूँ वो ठीक है, तो शायद आप जो बात करते हो वो भी ठीक होगी। Swiss watches are acknowledged to be a greater accuracy and durability as compared to watches made in other countries. ये सारी दुनिया जाती है कि स्विस वॉचेस जो हैं वो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है, कोई सिलेक्टिव परसेप्शन, कोई कंट्रास्ट इफेक्ट नहीं है। An individual watching a TV talk show readily accepts opinion arguments of the participants that fit in with his viewpoints and tend to distort, reject those which in his opinion are trivial, unimportant and incorrect. तो ये ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन टेस्ट की बेस पर आप जो है जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हो, जिनमें इंटरेस्ट नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ख्याल है? अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने इससे रिलेटेड कुछ 4 नंबर टेस्ट किए ऑटम 19 में। ऑटम 19 का पेपर मिलता है। Required, identify and explain the type of perceptual problem from each of the above independent situation. Also discuss how the identified perceptual problem could impact the organization. उसके बाद उसको आपने explain भी करना है perceptual problem को। Mahad Sajjad has been recognized as employee of the year on achieving the highest volume of sales. Zara Noor, sales director, is considering promoting Mahad to the management position. She believes that given Mahad's last year achievement, he could manage a large sales team. Halo effect, simple सी बात है। Zimal Khan, CFO, is finding it difficult to select the candidate for the position of finance manager. He acknowledged that some candidates are qualified for the position. However, he views that these candidates lack the charismatic personality that previous finance manager had. तो कंपैरिजन आप कर रहे हो करंट विद प्रीवियस, तो ये क्या है, सब्जेक्टिविटी की बेस पर आप लेके चल रहे हो कंट्रास्ट इफेक्ट। स्प्रिंग 16 का पेपर मिलता है। व्हाट इज परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी? परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या था? Out of so many objects, people select a few stimuli and distort, reject other stimuli due to some internal factor relating to the perceiver and some external factor relating to the perceived. Definition 2 लाइनों की है।
and a list 4 external stimuli to which individuals tend to pay greater attention. तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्या? लिस्ट सिर्फ नाम देने हैं, मोशन, रेपिटिशन, इंटेंसिटी, नोवेलिटी, कंट्रास्ट, साइज। उसके पीछे कोई ऑटम 15 का पेपर भी मिलता है, वहां पे एग्जामिनर ने एक कॉलम मैचिंग जो है वो क्वेश्चन दिया था, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई 2 पॉइंट थे जिनको आपने मैच करना था विद रेलेवेंट परसेप्चुअल एरर्स। क्वेश्चन 5 मिलता है हमें, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, because of the inadequate public transport system, Shahid is often late in reaching office. His supervisor Samad considered this an undesirable trait and evaluates Shahid's annual performance on the basis of this criterion. हॉलो इफेक्ट सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर, पंक्चुअलिटी की बेस पर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो। It is generally believed that workers from certain region of the country perform better in the physically challenging ships breaking industry. Stereotyping के relating to certain region ही लोग जो है वो challenging task perform करते हैं, तो ये क्या है? Stereotyping। So चैप्टर के अंदर कुछ 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक परसेप्शन जो हमने कंप्लीट कवर कर लिया, एक एटीट्यूड, एक जॉब सेटिस्फैक्शन और एक जॉब स्ट्रेस। लेकिन इन चारों टॉपिक से पहले कोई छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशंस भी हैं। एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय यूनिकनेस, एम्प्लॉय पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट। तो एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या है? रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशन, टूवर्ड्स अ सर्टेन टास्क। मीन किसी टास्क की तरफ, किसी सिचुएशन की तरफ जो एम्प्लॉय का रिएक्शन है, उसे हम क्या नाम देंगे? एम्प्लॉय बिहेवियर का। कुछ लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव होता है, क्या ख्याल है? विलिंगली टास्क को, इवेंट्स को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, क्यों? शायद उन्हें कुछ नया वहाँ से लर्न करने का चांस मिल रहा है। और कुछ लोगों का बिहेवियर, रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? शायद वो डरे हुए होंगे, या शायद उनको उसके अंदर कुछ नया नहीं मिल रहा, या कुछ नया मिल रहा है लेकिन कुछ नया रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो एम्प्लॉय बिहेवियर का मतलब क्या है? डिफाइन किया जा सकता है। क्या कहता है एम्प्लॉय बिहेवियर? is defined as an employee reaction to a particular situation at workplace, and there is a certain way individual behave in a particular situation. No two individuals behave in the similar way. There are individuals who find it difficult to handle stress, whereas there are certain individuals who have the ability to face unforeseen circumstances with a smile. क्यों? उन्हें पता होता है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ नया लर्न करने का चांस मिलेगा, हमारी आगे प्रमोशन होगी। कुछ मारे गए, लुटे गए, ये क्या होने जा रहा है, डर जाते हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिविजुअल यूनिकनेस का मतलब क्या? पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल की, जिसकी वजह से वो डिफरेंट है देन अदर इंडिविजुअल। क्या ख्याल है? वो पर्सनल क्वालिटीज के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं? उसकी अपीयरेंस भी हो सकती है, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसका वे ऑफ वर्किंग भी हो सकता है, उसकी पंक्चुअलिटी भी हो सकती है। तो काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिस वजह से इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? यूनिक फ्रॉम अदर पीपल होते हैं। So every individual is different from other and has personal qualities that are unlikely any other individuals have. These unique characteristics may be physical appearance, psychological empowerment. Psychological empowerment means confidence and emotional intelligence, personality, perception, attitude, thinking and creativity make people different and unique. इन किन बेसिस पर यूनिकनेस हो सकती है? तो पर्सनालिटी की बेस पर हो सकती है, पेरेंट्स की बेस पर हो सकती है, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बेस पर, इमोशनल इंटेलिजेंस की बेस पर, या फिर थिंकिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन की बेस पर हो सकती है। Managers and leaders must realize that these distinctions exist and they need to understand them.
कि सारे इंडिविजुअल सेम नहीं होते, तो सबको सेम वे से डील ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल की, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर सबको डिफरेंटली ट्रीट करना है। So every individual would relate with the organization according to his or her need, interest and characteristics of their unique behavior, which would in turn decide the basic relationship they form within the organization। तो करना क्या, हमें पहली 3 लाइनें सिर्फ लर्न करनी है। इंडिविजुअल यूनिकनेस का मतलब क्या है? तो यूनिकनेस क्या है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल हैं विच डिफर फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, जो बेस करती हैं उसकी पर्सनालिटी पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, परसेप्शन पे, थिंकिंग पे या फिर एटीट्यूड पे। नीचे एक छोटा सा टॉपिक हमें और मिलेगा, पर्सनालिटी। ये क्या होती है? पर्सनालिटी क्या होती है? आइडेंटिटी। पर्सनालिटी क्या है? आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ दैट इंडिविजुअल पे और एक नर्चर ऑफ दैट इंडिविजुअल पे। नेचर एंड नर्चर। नर्चर मीन डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डिपेंड करती है किस पे? नेचर पे, और दूसरी नर्चर पे। नेचर आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको मिलती है, आपकी परवरिश का पार्ट भी होती है नेचर, कि आपकी परवरिश कैसे की गई है। आपको झूठ बोलना सिखाया गया है या आपको सच बोलना सिखाया गया? आपको छोटे बड़े की तमीज़ सिखाई गई है या नहीं सिखाई गई, उससे आपकी नेचर जो है वो डेवलप हो जाती है। या ब्लड में भी आती है नेचर। बाप गुस्से वाले थे तो बच्चों में भी वही गुस्सा आ जाता है, बाप धीमे मिजाज का था तो बच्चों में भी वैसा ही मिजाज समटाइम आ जाता है। ये क्या है? नेचर। दूसरा डिपेंड करता है नर्चर पे भी। नर्चर मीन एनवायरनमेंट ने आपको कैसे शेप अप किया। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां से आपको नर्चर डेवलपमेंट अच्छी मिलेगी, पर्सनालिटी अच्छी मिलेगी। गंदी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां से नर्चर मीन आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, आपकी पर्सनालिटी की शेप अप जो है वो क्या होगी? गंदी होगी। मीन आपकी आइडेंटिटी फिर अच्छी शायद डेवलप नहीं होगी। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, एथिक्स वैल्यूज़ को फोकस किया जाता है, राइट रॉन्ग को कंसीडर किया जाता है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी में आ जाएंगी। या आपको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, ये क्या है? आपकी नर्चर है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं, सिखाई जाएं कि सही गलत की तमीज़ करनी है आपने, ताकि बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी हो। हाँ, अगर ये एथिक्स आपको ना पढ़ाए जाएं तो आपकी नर्चर अच्छी नहीं हुई। नर्चर अच्छी नहीं तो अल्टीमेटली पर्सनालिटी के अंदर भी एथिकल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। हम पढ़ते हैं क्या है ये पर्सनालिटी। So personality is basically an identity of an individual. Identity is the generally steady arrangement of mental characteristics that recognizes one individual from other. Personality is composed of 2 main attributes. One is nature. That means those attributes which are inherited from parents. In fact, these attributes are biological. ब्लड के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं नेचर में। या फिर नर्चर, सेकंड वन इज नर्चर विच मीन्स हाउ एनवायरनमेंट हैज़ शेप्ड द पर्सन। एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश भी आ जाती है, एनवायरनमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है, एनवायरनमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्कूलिंग भी आ जाती है, आपकी स्टडी भी आ जाती है कि आपने कहाँ से स्टडी ली है, आपकी स्कूलिंग कहाँ की थी, उन्होंने आपको क्या चीज़ें सिखाई हैं। या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप गए हो, 3-4 साल लगाए हैं, उन्होंने आपके अंदर क्या चीज़ें कैसे डेवलप की हैं। These 2 biological and environmental factors determine or shape the overall personality. इसलिए कल को ऑर्गेनाइजेशन चूज करते वक्त अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, ताकि आपकी पर्सनालिटी नर्चर आपकी जो है, डेवलपमेंट आपकी जो है वो अच्छी हो सके। गंदी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपकी नर्चर, आपकी डेवलपमेंट गंदी होगी। स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे झूठ, करप्शन, इसके बिना कोई काम
नहीं है तो अल्टीमेटली वो चीज़ें आप भी अडॉप्ट कर लोगे। आज आप लोगों को करप्ट कहते हो, कल को आप खुद भी होगे और आपको फील भी नहीं होगा, क्यों? वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होगी। पर्सनालिटी का पार्ट क्यों बनी? क्योंकि आपकी नर्चर में, आपकी डेवलपमेंट में वो चीज़ें आपको सिखाई गई। एक छोटा